हेलो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। सबसे पहली न्यूज़ है कि आईसीआईसीआई बैंक ने अमेजन एक्सला गूगल असिस्टेंट पर वॉइस बैंकिंग सर्विसेज स्टार्ट कर दी हैं। तो आइए देखते हैं कि इसकी डिटेल में क्या इन्फॉर्मेशन है। आईसीआईसीआई बैंक ने अमेजन एक्सला गूगल असिस्टेंट पर अपनी वॉइस बैंकिंग सर्विसेज स्टार्ट की हैं। इससे बैंक के ग्राहक अपने खाते में बकाया, क्रेडिट कार्ड और अदर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें अमेजन एक्सला और गूगल असिस्टेंट की, तो ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर होते हैं। इसके द्वारा आईसीआईसीआई बैंक के जितने भी कस्टमर्स हैं वो वॉइस बैंकिंग के द्वारा बैंकिंग से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज हैं, जैसे कि उनके बैंक में बैलेंस कितना है, उनका क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन है, या अदर जो भी बैंकिंग रिलेटेड जानकारियाँ हैं, वो सारी जानकारी इनको इसके द्वारा मिल जाएगी। मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ स्पीकर जैसे कई उपकरण इन दोनों सेवाओं पर काम करते हैं। लोग इन सॉफ्टवेयर से काम करने वाले अपने उपकरणों को बोलकर गाना सुनाने, समाचार सुनाने, उनके दिन भर के कार्यों की सूची बनाने जैसे निर्देश देते हैं। आईसीआईसीआई बैंक ने कहा कि उसने अपने कृत्रिम मेधा पर आधारित चैट बॉल आईपॉल को अमेजन एक्सला और गूगल असिस्टेंट के साथ जोड़ दिया है। इससे अब उसके ग्राहक बोलकर बैंकिंग सेवाओं के निर्देश देकर लेकर ले सकेंगे। तो ये थी पहली न्यूज़। दूसरी जो आज की इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि आज अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस है, यानी कि मजदूर दिवस है। पूरी दुनिया में ये मनाया जाता है और लगभग 80 देश ऐसे हैं जिस दिन यहाँ पर अवकाश होता है, यानी जनरली 80 देश ऐसे हैं पूरी दुनिया में जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस वाले दिन अवकाश दे दिया जाता है। और 1 मई का दिन मई दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ को बढ़ावा देने के लिए, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें तो पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई 1886 को मनाया गया था अमेरिका में। हुआ ये था कि अमेरिका के जो मज़दूर थे उन्होंने एक प्रकार से स्ट्राइक कर दी थी और उन्होंने ये कहा था कि वो 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेंगे। आगे चलकर वहाँ की सरकार ने इनकी बात मान ली और 8 घंटे से ज़्यादा काम करना अलाउड नहीं किया। और अगर इंडिया की बात करें तो भारत में एक पार्टी हुई जिसका नाम था लेबर किसान पार्टी। लेबर किसान पार्टी ने 1 मई 1923 को मद्रास, जिसे आज हम लोग चेन्नई के नाम से जानते हैं, वहाँ पर इसे मनाने की शुरुआत की थी। हालांकि उस समय जब इसकी शुरुआत हुई थी तब ये मज़दूर दिवस के नाम से नहीं जाना जाता था। इसकी शुरुआत हुई थी मद्रास में, इस वजह से ये मद्रास दिवस के रूप में माना जाता था। यानी हम ये कह सकते हैं कि भारत में मद्रास दिवस के रूप में ही मज़दूर दिवस जाना जाता था, जिसकी शुरुआत 1 मई 1923 को हुई थी। और इनका एक रेड कलर का झंडा हुआ करता था जो कि मज़दूर दिवस के प्रतीक के रूप में प्रयोग किया जाता था। अगली न्यूज़ देखें तो टीएस तिरुमूर्ति यूएन मुख्यालय में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं। तो ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ बन जाती है। विदेश मंत्रालय में सचिव हैं जिनका नाम है टीएस तिरुमूर्ति। इन्हें 29 अप्रैल 2020 को संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। तो ये परमानेंट अपनी सर्विसेज देंगे। और जो टीएस तिरुमूर्ति हैं ये 1985 बैच के अधिकारी थे और तिरुमूर्ति न्यूयॉर्क में सैयद अकबरुद्दीन की जगह लेंगे। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि ये किसको रिप्लेस करेंगे। और अगर अकबरुद्दीन की बात करें तो ये कई सालों से संयुक्त राष्ट्र में अपनी सर्विसेज दे रहे थे और जल्दी ही ये सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर होने वाले हैं। केंद्र सरकार ने ये भी कहा है कि दिल्ली में विदेश मंत्रालय के मुख्यालय में आर्थिक संबंधों के सचिव के रूप में काम कर रहे त्रिमूर्ति को न्यूयॉर्क के में संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। और अगर तिरुमूर्ति को देखें तो वो मलेशिया में इसके पहले भी भारतीय राजदूत रह चुके हैं। तो इस सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं कि विदेश मंत्रालय के द्वारा संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले सचिव कौन बनाए गए हैं, तो उसका आंसर होगा टीएस तिरुमूर्ति। बन सकता है क्वेश्चन कि टीएस तिरुमूर्ति किसका स्थान ले रहे हैं, तो ये स्थान ले रहे हैं अकबरुद्दीन। इसके अलावा टीएस तिरुमूर्ति यहाँ से पहले यानी कि यूएन में राजदूत बनने से पहले किस देश के राजदूत रह चुके हैं, तो वो देश है मलेशिया। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी इनसे रिलेटेड।
इसके बाद अगली जो खबर है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मनरेगा योजना के तहत रोजगार मुहैया कराने के मामले में छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर है। तो छत्तीसगढ़ ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी यानी कि मनरेगा के तहत 18 लाख से अधिक अकुशल यानी कि नॉन स्किल्ड कामगारों को रोजगार मुहैया कराकर राज्यों की सूची में पहला स्थान हासिल कर लिया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश भर में योजना के तहत लगभग 77.85 लाख कामगार विभिन्न कामों में लगे हुए हैं। तो ये इम्पोर्टेंट बन जाती है कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा कितने मजदूर हैं जो विभिन्न कामों में लगे हुए हैं, तो उनकी संख्या लगभग 77.85 लाख है। और छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जारी बयान के अनुसार राज्य में काम कर रहे कामगारों की राष्ट्रीय स्तर पर जो भागीदारी है वो लगभग 24% है। तो ये पॉइंट, ये डेटा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि पूरे देश में जो 24% आंकड़ा है वो छत्तीसगढ़ में है। राजस्थान इस योजना के तहत 10.79 लाख कामगारों को रोजगार मुहैया कराकर दूसरे स्थान पर है, जबकि तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। वहीं पश्चिम बंगाल 7.29 लाख लोगों को रोजगार देकर चौथे स्थान पर है। एमपी 7.24 लाख लोगों को रोजगार देकर पाँचवें स्थान पर है। तो यहाँ से प्रश्न जरूर बन सकता है। तो पहले नंबर पर छत्तीसगढ़, सेकंड नंबर पर राजस्थान, थर्ड नंबर पर उत्तर प्रदेश, चौथे नंबर पर वेस्ट बंगाल और पाँचवें नंबर पर होगा मध्य प्रदेश। और अगर परसेंटेज की बात करें तो इसमें सबसे हाई परसेंटेज होता है छत्तीसगढ़ का, दैट इज़ 24%, और राजस्थान का है 10.79 और उत्तर प्रदेश का है 9.06। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण अब जल शक्ति मंत्रालय के अधीन होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कावेरी जल प्रबंधन से संबंधित। तो कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि CWMA को अब आधिकारिक तौर पर जल शक्ति मंत्रालय के अधीन ले आया गया है। कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण पहले जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के अधीन था। हालांकि मोदी सरकार ने जल से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया है, जबकि जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण इसी मंत्रालय के अंतर्गत एक विभाग का रूप ले चुका है। तो आपको ये बता दें कि अभी जो है मोदी सरकार ने कुछ मंत्रालयों के जो अलग अलग विभाग थे उनको मर्ज कर दिया, जिसमें प्रमुख रूप से नदी विकास मंत्रालय और गंगा संरक्षण, इन दोनों को मर्ज करके एक नया मंत्रालय बना दिया गया जिसका नाम रखा गया जल संसाधन मंत्रालय। तो जो कावेरी नदी जल विवाद है, ये पहले जो था ये कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण था, जबकि अब इसको रख दिया गया है जल शक्ति मंत्रालय के अधीन। अगर कावेरी नदी के विवाद की बात करें तो केंद्र सरकार ने तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला और पुदुचेरी के बीच नदी के पानी के बंटवारे को लेकर के एक बोर्ड बनाया था जिसका नाम था कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण। इसका गठन किया था और इस बोर्ड में केंद्र सरकार द्वारा नामित एक सदस्य भी होता है। तो अगर कावेरी जल विवाद की बात करें, यानी कि आखिर ये वाटर डिस्प्यूट क्या है, तो कुछ राज्य हैं जहाँ से होकर के कावेरी नदी बहती है, प्रमुख रूप से कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला और पुदुचेरी। तो इन राज्यों से होकर के कावेरी नदी बहती है। तो इन दोनों जो राज्य हैं इनके बीच पानी को लेकर के विवाद उत्पन्न हो गया था कि कौन सा राज्य इस नदी का कितना पानी प्रयोग करेगा। इसको लेकर के 7 दिसंबर 2012, डेट याद रखेंगे, 7 दिसंबर 2012 को सचिव DV सिंह ने केंद्रीय जल संसाधन को एक पिटीशन दी थी, एक रिपोर्ट दी थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि कर्नाटक को और तमिलनाडु को 12 TMC जड़ छोड़ने की परमिशन दे दी जाए। आगे चलकर इस नदी के जल को 4 अलग अलग राज्यों में बांट दिया गया, जिसमें तमिलनाडु में करीब 419 TMC, कर्नाटका में 270 TMC, केरला में 30 TMC और पुदुचेरी में 7 TMC जल यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया था।
अब अगर देखें कि ये टीएमसी क्या है, तो टीएमसी का मतलब होता है थाउजेंड्स मिलियन क्यूबिक। ये पानी के अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करने का एक तरीका होता है, पानी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो डैट इज़ टीएमसी यानी कि थाउजेंड्स मिलियन क्यूबिक। इसके अलावा अगर कावेरी नदी की बात करें कि कावेरी नदी का उद्गम वगैरह कैसे होता है, तो दक्षिण भारत की ये एक प्रमुख नदी है और दक्षिण भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जिसका पानी कभी भी नहीं सूखता है। इसी वजह से कावेरी नदी को दक्षिणी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो कर्नाटका में एक जगह है जिसका नाम है ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ हैं और अगर ज़िले की बात करेंगे तो ज़िले का नाम है कोडगू। कर्नाटका में एक ज़िला है जिसका नाम है कोडगू। कोडगू ज़िले में यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं जिनका नाम है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ। तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है और इसी को नाम दिया जाता है कावेरी। कावेरी नदी की जो सहायक नदी हैं उनका नाम है हेमावती, अमरावती, कबिनी, भवानी और पंबर। ये प्रमुख नदी हैं। कर्नाटका, तमिलनाडु में ये प्रमुख रूप से बहती है। और अगर इस पर बांध की बात करें कि कौन कौन से प्रमुख यहाँ पर बांध हैं, तो एक तो इसका फेमस बांध है जिसका नाम है मेत्तूर बांध। इसके अलावा स्टेनली बांध यहाँ पर है और इसके अलावा एक प्रमुख जलाशय इस पर बना हुआ है जिसका नाम है शिव समुद्रम जलाशय। तो ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। अगली एक न्यूज़ है कि भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान चुनी गोस्वामी का निधन हो गया है। तो ये इंडियन फुटबॉल टीम के पहले के कप्तान रह चुके हैं और इनका कल यानी कि 30 अप्रैल 2020 को दिल का दौरा पड़ने के कारण निधन हो गया। 82 ईयर्स के थे। इसके अलावा कल बॉलीवुड के एक प्रसिद्ध अभिनेता ऋषि कपूर का भी निधन हो गया था। गोस्वामी लाल 1962 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम के कप्तान थे और बंगाल के लिए प्रथम श्रेणी क्रिकेट भी ये खेला करते थे। गोस्वामी ने भारत के लिए बतौर फुटबॉलर साल 1956 से 1964 तक लगभग 50 मैच खेले थे। उन्होंने वहीं क्रिकेटर के तौर पर 1962-1973 के बीच लगभग 46 प्रथम श्रेणी मैचों में बंगाल का प्रतिनिधित्व किया था। और अगर इनकी बीमारियों की बात करें तो इनको डायबिटीज़, प्रोस्टेट और नर्वस सिस्टम से रिलेटेड बीमारियां थीं। प्रसिद्ध बैंकर सुरेश एन पटेल ने सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली है। तो ये एक अपॉइंटमेंट हुआ है। इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि प्रसिद्ध बैंकर सुरेश एन पटेल इन्होंने सतर्कता आयुक्त यानी कि विजिलेंस कमीशन के रूप में शपथ ले ली है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने इस साल फरवरी में इस पद के लिए सुरेश एन पटेल के नाम की सिफारिश की थी। यानी जो इन्होंने शपथ ली है इनके नाम की रिकमेंडेशन पहले ही हो चुकी थी। और टी.एम. भसीन के अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद सतर्कता आयुक्त का पद जून 2019 से रिक्त था। सुरेश एन पटेल के पास बैंकिंग क्षेत्र में 3 दशकों का अनुभव है। यानी कि इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, उनका नाम है टी.एम. भसीन। और सतर्कता आयुक्त के रूप में जो नियुक्त हुए हैं उनका नाम है एन पटेल, सुरेश एन पटेल। सुरेश एन पटेल का सीवीसी में कार्यकाल 2 साल से अधिक होगा। ये दिसंबर 2022 तक अपने पद पर रहेंगे। सतर्कता आयुक्त का कार्यकाल 4 साल का या 65 साल की आयु पूरी करने तक का होता है। और पटेल की नियुक्ति के साथ सीवीसी में अब सतर्कता आयुक्त का कोई भी पद रिक्त नहीं रह गया है। यानी कि सीवीसी की अगर बात करें तो इसका जो कार्यकाल होता है ये 4 साल होता है या 65 साल होता है। जो भी व्यक्ति इस पद पर अपॉइंट हो रहा है, अगर उसका 4 साल कंप्लीट हो रहा है 65 ईयर्स से पहले तो वो रिटायर हो जाता है, या उसकी उम्र 65 ईयर्स हो जाती है तो उसका रिटायरमेंट होता है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक। ब्रिक्स देशों का अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार के लिए $15 बिलियन देने का वादा है। तो भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अन्य ब्रिक्स देशों के साथ अपने समकक्ष जैसे कि ब्राज़ील के विदेश मंत्री अर्नेस्टो अराजो, चीन के विदेश मंत्री जिनका नाम है वांग वी, साउथ अफ्रीका के अंतर्राष्ट्रीय संबंध मंत्री जिनका नाम है ग्रेस नलेडी पेंडोर के साथ इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। कोविड-19 संकट, अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर इसके प्रभाव और ब्रिक्स राष्ट्रों की प्रतिक्रिया के बारे में चर्चा करने के लिए ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा ये मीटिंग की गई। और इस
मंत्रियों ने रूस की ब्रिक्स अध्यक्षता में होने वाली क्रियाकलापों पर भी चर्चा की थी। इसके बाद कुछ क्वेश्चन हैं। हाल ही में किस बैंक ने अमेजन एक्सला गूगल असिस्टेंट पर अपनी वॉइस बैंकिंग बोल कर निर्देश देने वाली सेवा शुरू की है? तो वो बैंक है जिसका नाम है आईसीआईसी बैंक। अभी पहले ही इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के जो स्थायी प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति हैं उनका नाम है टीएस तिरुमूर्ति। हाल ही में किस राज्य ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 18 लाख से अधिक अकुशल कामगारों को रोजगार मुहैया कराकर राज्यों की सूची में पहला स्थान हासिल किया है? तो वो राज्य है छत्तीसगढ़। दूसरे नंबर पर है राजस्थान, तीसरे नंबर पर है उत्तर प्रदेश। कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण को अब आधिकारिक तौर पर किस मंत्रालय के अधीन लाया गया है? तो वो मंत्रालय है जल शक्ति मंत्रालय। मशहूर बैंकर जिसने हाल ही में भ्रष्टाचार रोधी निगरानी संस्था केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सीवीसी में सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की है, उनका नाम है सुरेश एन पटेल। हाल ही में किस प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने भारत में कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए वेब आधारित डैशबोर्ड प्रकृति विकसित किया है? तो वो है आईआईटी दिल्ली। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड यानी कि एनटीपीसी ने लेह और किस शहर के लिए 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित इलेक्ट्रिक बसेस और 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित इलेक्ट्रिक कार के लिए वैश्विक अभिरुचि पत्र आमंत्रित किए हैं? तो वो ये राज्य या यूटीज है नई दिल्ली। हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस महामारी लॉकडाउन के कारण संकट का सामना कर रहे छोटे कारोबारियों की मदद के लिए बाउंस बैंक लोन स्कीम स्टार्ट की है? तो उस देश का नाम है ब्रिटेन। थैंक यू।